अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले कई सालों से अपनी विपक्ष की भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाई है। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर और बाहर भी उन्होंने जनता की आवाज बुलंद की। सुप्रिया ने कहा कि हमारी पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुना, सरकार को काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया। साथ ही देश में नफरत और हिंसा के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा की गई, जिसने एक बार फिर युवाओं की सोच बदली। 3 बड़ी चीजें कांग्रेस ने करी हैं। पहला, हमारे यहां एक बहुत सक्सेसफुल सक्सेशन प्लानिंग हुई है लोकतांत्रिक तरीके से। ये किसी भी और पार्टी अपने दिल पर हाथ रख के नहीं कह सकती है। 8 बजे रात को जहां एक प्रेस रिलीज आ जाती है, हमारे यहां लोकतांत्रिक तरीके से सक्सेशन प्लानिंग होकर एक अध्यक्ष चुने गए। उदयपुर चिंतन शिविर में जिन चीजों के बारे में बात करी गई थी वो क्रियान्वित करी गई, लेकिन उससे पहले यह बताना जरूरी है, पहला, अध्यक्ष चुने गए। दूसरा, हमने सरकार को, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सदन के अंदर हर उस मुद्दे पर मजबूर किया घुटने टेकने पर जो इस देश के हित में होना चाहिए। वो मुद्दा चाहे सीएए हो, वो मुद्दा चाहे फार्म लॉज हो, और उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। और तीसरा बड़ा काम हमने किया कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा मास कांटेक्ट प्रोग्राम किया। हम सड़कों पर उतरे, चाहे वो गरीबी, चाहे वो असामान्यता, चाहे वो इन्फ्लेशन, चाहे वो बेरोजगारी, महंगाई, किसी के भी खिलाफ हो। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हमने दुनिया का सबसे बड़ा मास कांटेक्ट प्रोग्राम क्रियान्वित किया। बड़ी चीजों में पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़कों पर, और अपने अध्यक्ष का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किया। उदयपुर चिंतन शिविर में आपको याद होगा, मई 2020 में भारत जोड़ो यात्रा की बात करी गई थी, और 5 ही महीने के अंदर वो यात्रा सक्सेसफुली शुरू हुई और सबने उसका प्रभाव देखा। लेकिन पहले मुद्दे से बात करना शुरू करते हैं, और यह पहला मुद्दा है लोकतांत्रिक तरीके से एक अध्यक्ष का चुनाव। और यह मैं पूरे गर्व के साथ कह सकती हूं कि कांग्रेस के अलावा कोई भी ऐसा दल नहीं है, चाहे वो सत्तारूढ़ भाजपा हो या कोई भी ऐसा दल हो, जो ये कह सके कि 9000 चुने हुए डेलीगेट्स ने लोकतांत्रिक तरीके से एक अध्यक्ष का चुनाव किया। वो अध्यक्ष जो कि ब्लॉक प्रेसिडेंट से उठकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और उनके चुनाव के माध्यम से हमने एक ऐसे शोषित, वंचित, दलित वर्ग को प्रमुखता दी, प्रधानता दी, जो कि जरूरी है। और कोई भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी इसका श्रेय नहीं ले सकती, इसका डंका नहीं पीट सकती, और यह जरूरी था। राहुल जी के इस्तीफे के बाद हमारी इंटरिम अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी रही, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चुनाव एक जीते जागते लोकतंत्र में एक प्रखर विपक्ष का सबूत है। दूसरा, हमने सरकार को अकाउंटेबल बनाया सदन में। और यह कोई आम बात नहीं है कि सरकार ने सीएए कानून तो पारित कर दिया, लेकिन नोटिफाई अभी तक लॉ नहीं कर पाए। यह कोई आम बात नहीं है कि हां, इस देश के किसान ने शहादत दी, हां, इस देश के किसान ने सरकार को मजबूर किया, लेकिन उनके साथ मजबूती से खड़े रहने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, और सरकार को अंततोगत्वा घुटने टेकने पड़े, और तीनों काले कानून कृषि के वापस लेने पड़े। और यह हमने तब किया, और ऐसे तमामों कानून हैं जिस पर उनको हमने मजबूर किया, इतनी ब्रूट मेजॉरिटी होने के बाद भी। और यह तब हो रहा है जब सदन में चुने हुए सांसदों को बाहर फेंक दिया जाता है, जब सदन में पूरे सेशन के लिए चुने हुए सांसदों को छोटी बातों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, जब बोलते वक्त माइक बंद कर दिया जाता है सांसदों का, जब बड़े बड़े स्पीचेस में से वो निकाल दिए जाते हैं जो मोदी जी को सूट नहीं करते, अभी जैसा हुआ, चाहे राहुल जी का वक्तव्य हो, चाहे खड़गे जी का भाषण हो। और ये सब हमने तब किया जब अनपार्लियामेंट्री लिस्ट इतनी लंबी होती जा रही है, क्योंकि हर वो विश्लेषण, हर जो विशेषण, हर वो शब्द जो आप मोदी सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए वो अनपार्लियामेंट्री हो गया। जुमला भी अनपार्लियामेंट्री है। जुमलेबाजों ने जुमलों में कमी नहीं की और जुमले को भी अनपार्लियामेंट्री बना दिया। ऐसे वक्त में सदन में हमने सरकार को लगातार घुटने टेकने को मजबूर किया है,
और यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब हम बात करते हैं, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में सदन से सड़क तक की लड़ाई ही लोकतंत्र को जीवित रखती है। सदन की लड़ाई के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी, अब सड़क की बात कर लेते हैं। हमने बार बार सड़क पे उतर के, चाहे महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलो, चाहे बेरोजगारी के खिलाफ हो, चाहे महिला सुरक्षा पर हो, चाहे अराजकता पर हो, चाहे सीएए के खिलाफ हो, चाहे काले तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हो, लगातार सड़क पर उतरकर विपक्ष की प्रमुख आवाज बनकर हमने सरकार के घुटने टिकवाए। और यह सच है, ऐसा करते वक्त हमारे खिलाफ एजेंसीज को बेलगाम छोड़ा गया। निरंकुश पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ही नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ भी बर्बरता करी, लेकिन ना उनकी एजेंसी हमें डरा सकती है और ना उनकी नपुंसक पुलिस हमें डरा सकती है। हम लगातार अपनी आवाज उठाते रहे, लेकिन आवाज उठाने की जो लंबी लकीर राहुल गांधी जी ने खींच दी इस देश की राजनीति में और शायद विश्व की राजनीति में, वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और हां, मैं बात कर रही हूं भारत जोड़ो यात्रा की। आपको याद होगा, उदयपुर के चिंतन शिविर ने 2022 मई में यह संकल्प लिया था कि हम एक भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। 7 सितंबर को वो यात्रा शुरू हुई और 30 जनवरी को उसका समापन कश्मीर में हुआ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यह यात्रा करीब 4000 किलोमीटर पदयात्रा 12 राज्यों 2 यूनियन टेरिटरी से होते हुए गुजरी। और इस यात्रा में हमारे पास लाखों करोड़ों लोग जुड़े, और वो लोग जुड़े जिन्होंने कहा हम एक आदमी के मन की बात सुनकर तंग आ चुके हैं। कोई तो है जो आज सड़कों पे उतर के पैदल चलकर हमारी बात सुनने को तैयार है। लोगों ने हमसे बात करी बेरोजगारी के खिलाफ, लोगों ने हमसे बात करी महंगाई के खिलाफ, लोगों ने हमसे बात करी पुलिस की बर्बरता के खिलाफ, लोगों ने हमसे बात करी संवेदन विहीन बन गई सरकार के खिलाफ, लोगों ने हमसे बात करी कैसे सामाजिक ताना बाना तोड़ा जा रहा है और उसके क्या परिणाम है उसके बारे में। और ये सब बातें सुनते हुए राहुल गांधी जी ने तमामों लोगों के आंसू पोंछे, तमामों उन युवाओं का हौसला फिर से जोड़ने की कोशिश करी जिनके सपने बिखर चुके हैं। और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा इज द बिगेस्ट मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम दैट एनीवन एनीवेयर हैज सीन। और भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश के सामने एक वो परिकल्पना दी जो मोदी सरकार की परिकल्पना से बिल्कुल जुदा है, जहां पर आप सहभागी हैं, जहां पर आपकी भागीदारी है, जहां पर आपकी बात सुनी जाएगी, जहां पर आपके आंसू पोंछे जाएंगे, जहां पर आपकी नौकरी, आपकी आर्थिक असमानता, आपकी महंगाई से जूझते हुए तकलीफों के बारे में बात करी जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा। विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले दिन नए राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इस दौरान 14 बैठकें होंगी और 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष ने बताया कि इस सत्र के लिए 1730 प्रश्न आ चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 13 से 22 मार्च तक बजट पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के महाअधिवेशन में जिन 6000 किलो गुलाब की पंखुड़ियां प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए बिछाई गई थी, उसका उपयोग हर्बल गुलाल बनाने में किया जाएगा। ऐसी जानकारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई थी। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि जिन गुलाब की पत्तियों को अनेक लोगों ने अपने पैरों तले कुचला है, उससे तैयार गुलाल का उपयोग होलिका दहन में कैसे किया जा सकता है। भूपेश बघेल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति को भी आप भी जानते हैं, क्या गुलाब के फूल से आप गुलाल बना करके क्या हमारे देवी देवताओं को टीका लगा सकते हैं? क्या आप ये बात सोचिए कि हम होलिका का पूजन करते उस समय भी हम गुलाल का उपयोग करते हैं। क्या गुलाल का उपयोग करना, क्या जिसको गुलाब को आपने पहले पांव से रोन दिया हो, जिसको आपने पूरा गाड़ियों से रोन दिया, उसका गुलाल बना करके देवी देवताओं को लगवाना, ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है। भूपेश जी तो क्या है, जरा आत्मचिंतन करें, मंथन करें और सनातनियों का अपमान करना बंद करें। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मंगलवार को बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत
सरगुजा प्रवास के दौरान पत्रकारों के सामने सरगुजा को सरगुजापुर कह दिया। आज सरगुजापुर जिले में बूथ सशक्तिकरण अभियान की एक कार्यशाला आयोजित हुई। पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की इस गलती पर कांग्रेस ने हमला बोल दिया। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ऐसे बयान भाजपा के लिए आत्मचिंतन का विषय हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को कूपमंडूप व्यक्तित्व का भी कहा। यह बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद में बैठा हुआ व्यक्ति सरगुजा जाता है और सरगुजा के जिला मुख्यालय के बारे में मुझे जानकारी नहीं है और सरगुजापुर जिला एक बार नहीं 5-5 बार उल्लेख करता है। तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस कूपमंडूप व्यक्ति को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है। सोमवार को राजधानी में 9वीं की जिस छात्रा ने खुदकुशी की थी, उस मामले में पुलिस को एक जानकारी मिली है, जिसके अनुसार मृत छात्रा की बातें इंस्टाग्राम पर दुबई के रहने वाले एक लड़के से होती थी, जिसे उसने अपनी कुछ फोटो भी सेंड की थी। किसी बात को लेकर दोनों के बीच हुए विवाद के कारण छात्रा परेशान थी, इसीलिए उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। 1 मार्च से प्रारंभ हो रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के लिए विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को घेरने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूर्ण कर चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बताया कि उनके पास सरकार के खिलाफ कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके सामने सरकार का मुंह बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था को हम सदन में जोर शोर से उठाएंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं की पूरे बस्तर क्षेत्र में लगातार शहादत हो रही है, हत्या हो रही है और माओवादियों द्वारा सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी के कार्यक्रमों में जाने से रोका जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि वे भाजपा में क्यों काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माता व अभिनेता दिनेश साहू ने अपने जन्मदिन पर अपनी प्रोडक्शन कंपनी एमडी एंटरटेनमेंट के बैनर तले एक होली गीत का निर्माण किया है, जिसका पोस्टर विमोचन विधायक व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने किया। इस मौके पर दिनेश साहू के साथ केक सेरेमनी में विधायक भी शामिल हुए। विधायक विकास उपाध्याय ने उन्हें और उनके गीत के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। होली के रंग मैया के संग एल्बम को शुभकामनाएं और बधाई। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के कलाकार अलग अलग तीज त्यौहार संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं भाई दिनेश साहू जी को और पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे। और आज मज़ेदार बात है कि आज इसकी लॉन्चिंग भी है और साथ साथ में दिनेश भैया का जन्मदिन भी है। तो जन्मदिन पर भी आपको खूब खूब बधाई। आप जैसे कलाकार इस छत्तीसगढ़ में जन्म लेकर छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन कर रहे हैं और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आपके द्वारा बनाए गए एल्बम और मूवी पूरी दुनिया में लोग देखेंगे। मैं तमाम साथियों से मेरा निवेदन है जन्मदिन की भी इनको ढेरों बधाई दीजिए, सब्सक्राइब भी करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, यही आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। होली है।